हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। मुगल एम्पायर में औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर था। औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर्स आए वो उतने एफिशिएंट नहीं थे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। उसने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित किया था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, मेनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdoms. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गवर्नर्स यानी सूबेदार्स और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश भी कर रहे थे, और कुछ ने तो रीजनल किंगडम्स भी एस्टैब्लिश किए थे, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various parts of India, दिल्ली could no longer function as an effective center. जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुए और मुगल एम्पायर में औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आ रहे थे वे कमजोर थे, इसलिए दिल्ली अब इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। मतलब मुगल बादशाहों के लिए इन शक्तिशाली सूबेदारों और जमींदारों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था ब्रिटिशर्स के रूप में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहां के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो वे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी यानी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, और वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों को कॉन्कर भी नहीं करना चाहते थे। वे बस व्यापार करना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर? तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। देखिए, इस इमेज में ये दिखाया गया है कि बहादुर शाह जफर
और उनके बेटे को कैप्टन हडसन गिरफ्तार कर रहे हैं। आफ्टर औरंगजेब, देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। देखिए, औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर मुगल बादशाह नहीं था, लेकिन मुगल बादशाह प्रतीकात्मक रूप में यानी सिंबॉलिकली अभी भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मुगलों ने इतने वर्षों तक शासन किया था, तो बादशाह का पद अभी भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor, at the time was seen as the natural leader. 1857 में रिवोल्ट हुआ, ये हम सबको पता है। उस वक्त बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, तो जिन लोगों ने भी विद्रोह किया था, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन्स वेयर शॉट इन कोल्ड ब्लड। रिवोल्ट को जब दबाया गया, तब बहादुर शाह जफर को और उनके बेटे को अरेस्ट किया गया। उनके बेटों की हत्या कर दी गई और बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया गया। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला। इस इमेज में 18वीं सेंचुरी में भारत पहुंचने के रास्ते को दिखाया गया है, सी रूट को दिखाया गया है। ये रहा आपका ब्रिटिश आइलैंड। तो ब्रिटिशर्स इस रास्ते से आते थे, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते थे और उसके बाद भारत की तरफ पहुंचते थे। और सिर्फ भारत ही नहीं, इस तरफ से इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, इन सब जगहों पे पहुंचते थे। और ये भारत के कोस्टल एरियाज पे भी पहुंच सकते थे। इस रूट से वो बॉम्बे आ सकते थे, इस तरफ से मद्रास और इसी तरफ से कलकत्ता। हमारा पहला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर यानी इजाजतनामा प्राप्त किया, जिसके मुताबिक ईस्ट में व्यापार करने का पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड से कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी यानी व्यापारिक कंपनी ईस्ट में आके व्यापार नहीं कर सकती। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से मोनोपोली था इधर। इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकती थी। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस चार्टर के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ओशंस क्रॉस करके ईस्ट में नए जगहों पे जा सकती थी, नए जगहों की खोज कर सकती थी, वहां से चीजों को सस्ते में खरीद सकती थी और यूरोप में वापस ले जाकर ज्यादा दाम पर बेच सकती थी। तो यहां पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी यहां नहीं आ सकती थी, इसलिए कंपटीशन का कोई चांस भी नहीं था। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था।
Mercantile, a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. देखिए, यहाँ पे एक नया वर्ड है मर्केंटाइल, इसको समझते हैं। मर्केंटाइल एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है, यानी ऐसा व्यावसायिक उद्यम है जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, और ये प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेडिंग के जरिए, व्यापार के जरिए। एक जगह से चीजों को सस्ते में खरीदते हैं और दूसरी जगह ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। वाणिज्यिक, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. उस जमाने में मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज कंपटीशन खत्म करके ही प्रॉफिट कमा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इंग्लैंड से 3 कंपनी भारत आती है सामान खरीदने। अगर तीनों एक ही सामान खरीदेंगे तो उस सामान की डिमांड बढ़ जाएगी, इस वजह से उस सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो कंपनीज को ज्यादा कीमत चुका के सामान खरीदना होगा, जिससे उनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इस वजह से वे लोग कंपटीशन को खत्म करते थे। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो, तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला था, जिसके अनुसार इंग्लैंड की कोई और ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट में जाके व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज ईस्ट में जाके व्यापार नहीं कर सकती थी। रॉयल चार्टर सिर्फ इंग्लैंड की दूसरी कंपनी को रोकता था, यूरोप की नहीं। इसलिए हमें फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज कंपनीज भी देखने को मिलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन कंपनीज के साथ कंपटीशन था। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती, पोर्चुगीज यहां पहले ही आ गए थे और गोवा में अपना बेस भी सेटअप कर लिया था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. 1498 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा ने सी रूट, समुद्री मार्ग की खोज की थी, जिसके द्वारा भारत तक पहुंचा जा सकता था। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. अर्ली 17th सेंचुरी में डच भी इंडियन ओशन के आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। Soon the French traders arrived on the scene. कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. इन सारे कंट्रीज के कंपनीज के सामने समस्या ये आई कि ये सारे एक तरह के सामान खरीदना चाहते थे और यूरोप में जाके बेचना चाहते थे। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। इंडिया में जो कॉटन और सिल्क की फाइन क्वालिटी उगाई जाती थी,
उसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत डिमांड थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम एंड सिनेमन टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी यानी स्पाइसेस की यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. देखिए, इन कंपनीज का मेन एम क्या था कि सस्ते में सामान खरीदना है और ज्यादा कीमत पर बेचना है, जिससे ये प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन अगर एक जगह पे पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही सामान खरीदना चाहे तो उस सामान की डिमांड बढ़ जाएगी और वो सामान महंगी बिकेगी। तो इन कंपनीज को ज्यादा कीमत देकर सामान खरीदना पड़ता था। इस वजह से जब वे सामान बेचते तो उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. ऐसे केस में अगर कंपनीज को सरवाइव करना था तो एक रास्ता था कि राइवल कंपनीज को एलिमिनेट कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि बस एक कंपनी की मोनोपोली चले। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। The urge to secure markets, therefore, led to fierce battles between the trading companies. मार्केट पर कंट्रोल को लेके ये ट्रेडिंग कंपनीज आपस में लड़ गए। इनके बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. 17th और 18th सेंचुरी में ये कंपनीज एक दूसरे की जहाजों को डुबा देते थे, रास्ते रोक देते थे। सामान लेके जब जहाज एक जगह से दूसरे जगह जाती थी तो उसको रोक देते थे। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। देखिए, जब ये कंपनीज एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, इसका मतलब ये था कि इनके पास हथियार भी थे, ये सेना भी रखते थे और जहां से कंपनीज व्यापार करती थी उस जगह की किलेबंदी भी करना ये लोग शुरू कर दिए थे, ताकि ट्रेडिंग पोस्ट को सेफ रखा जा सके, कोई हमला न कर दे। ये व्यापार हथियारों की मदद से चला रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। बाहर से आई कंपनीज व्यापार में प्रॉफिट कमा रही हैं, किलेबंदी कर रही हैं, ये कारण काफी थे स्थानीय शासकों को नाराज करने के लिए। तो इस वजह से इन कंपनीज और स्थानीय शासकों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। दी कंपनी देयरफॉर फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसलिए अब इन कंपनीज के लिए व्यापार और राजनीति को सेपरेट रखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इनको मुनाफा भी कमाना था, राइवल कंपनीज को भी एलिमिनेट करना था और स्थानीय शासकों से भी लड़ना था। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली रिवर के पास सेटअप किया था 1651 में।
पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। कंपनी के व्यापारी इसी फैक्ट्री से काम करते थे और यहाँ उनका बेस था। इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फैक्टर किनको कहा जाता था। ये फैक्टर्स मेनली कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव काम को संभालते थे, फिर स्थानीय शासकों के साथ नेगोशिएशंस भी करते थे ट्रेड को लेके। इंग्लैंड में लेटर लिख के बताते थे कि क्या चल रहा है, व्यापार कैसा हो रहा है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सैट। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस यानी गोदाम भी था, जहां उन सामानों को स्टोर करके रखा जाता था जिनको एक्सपोर्ट करना होता था। और इस फैक्ट्री में ऑफिसेज भी थे, जहां कंपनी के अधिकारी बैठते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। As the trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड हुआ, व्यापार फैला, तो कंपनी ने ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को यह कहा कि हमने फैक्ट्री बना रखी है, आपको यहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आप यहीं से व्यापार कीजिए, सामान वगैरह स्टोर करने की सुविधा हम आपको देंगे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। बाई 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड दी सेटलमेंट। इस फैक्ट्री के आसपास ट्रेडर्स, मर्चेंट्स वगैरह आके बसने लगे, तो यहां सेटलमेंट बना। तो 1696 में कंपनी ने इस सेटलमेंट के चारों तरफ किलेबंदी करना शुरू कर दिया, ताकि फैक्ट्री को, सेटलमेंट को सुरक्षित रखा जा सके। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. 2 साल बाद कंपनी ने मुगल अफसरों को घूस देकर 3 गांव के जमींदारी राइट्स अपने पास ले लिए। इन गांव को कंपनीज ने डेवलप किया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today. इनमें से एक गांव कलिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। फरमान, अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर। फरमान एक शाही आदेश। देखिए, एक वर्ड है फरमान, जिसका मतलब है रॉयल ऑर्डर यानी शाही आदेश। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. कंपनी ने औरंगजेब को परसुएड किया और उससे फरमान जारी करवा लिया कि कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग यानी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर पाए। यानी आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कोई भी ड्यूटी यानी फीस समझ लीजिए, सरकार को देने की जरूरत नहीं है। अब वे आराम से व्यापार कर सकते थे। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी के पास जो भी प्रिविलेजेस थे, अधिकार थे, कंपनी उससे भी ज्यादा रियायतें हासिल करने की कोशिश करती थी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। औरंगजेब्स फरमान, फॉर इंस्टेंस, हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने जो फरमान दिया था, वो कंपनी की ड्यूटी को माफ करता था। मतलब कंपनी जब व्यापार करेगी तो उसको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वे आर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी।
कंपनी के जो अधिकारी थे वे प्राइवेट ट्रेडिंग यानी निजी व्यापार भी करते थे, तो इन अधिकारियों के निजी व्यापार पे ड्यूटी माफ नहीं थी। इन अधिकारियों को ड्यूटी देना जरूरी था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। लेकिन इन अधिकारियों ने ड्यूटी देने से मना कर दिया, ये बोल के कि हमें फरमान मिला है। इस वजह से बंगाल के रेवेन्यू को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? इस रीजन से उस वक्त के बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया था इनका। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते? देखिए इस इमेज में मद्रास में ये लोकल बोट्स सामान लाते दिखाई दे रहे हैं। इसको पेंट किया है विलियम सिम्पसन ने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। थ्रू द अर्ली 18th century, द conflict between the company and the नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। 18th सेंचुरी के स्टार्ट में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. औरंगजेब की मृत्यु के बाद नवाब ताकतवर हो गए थे। दूसरे क्षेत्रों में भी सूबेदार जमींदार ताकतवर हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान and then सिराजुद्दौला as the नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. इन सब ने कंपनी को कंसेशंस देने से मना कर दिया। जैसे अगर आप निजी व्यापार कर रहे हैं तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। कंपनी को व्यापार करने का अधिकार देने के बदले कंपनी से ट्रिब्यूट मांगे। कंपनी को अपनी कॉइन्स मिंट करने से मना कर दिया और फर्दर किलेबंदी करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि कंपनी ड्यूटी ठीक ढंग से पे नहीं कर रही है, इसलिए बंगाल सरकार की रेवेन्यू को बहुत लॉस हो रहा है और अगर राजस्व की वसूली ठीक ढंग से नहीं होगी और संसाधन नहीं होंगे तो नवाब कमजोर पड़ जाएंगे। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। कंपनी टैक्स पे करने से मना कर रही थी, नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित कर रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. कंपनी का यह कहना था कि अधिकारी जो डिमांड कर रहे हैं वो अनजस्ट है, ठीक नहीं है। इससे कंपनी का व्यापार ठप हो रहा है। कंपनी व्यापार तभी ठीक से कर पाएगी जब ड्यूटीज नहीं लिया जाए। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से
कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. कंपनी को इस बात का यकीन था कि अगर व्यापार को फैलाना है तो गांव खरीदने होंगे, लोग बसाने होंगे फैक्ट्रीज के पास, जिससे सेटलमेंट बढ़ेगा और फिर किलेबंदी करनी पड़ेगी। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. तो नवाब्स और कंपनीज के तरफ से जो ये कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इसका रिजल्ट सामने आया बैटल ऑफ प्लासी के रूप में। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? क्या आप जानते थे कि प्लासी का ये नाम किस तरह पड़ा? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी एंड द प्लेस derived its name from the palash tree, known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi. प्लासी एक एंग्लिसाइज्ड वर्ड है। एक्चुअल वर्ड है पलाशी, जिसका नाम पलाश फूल से पड़ा है, जिसका यूज होली के टाइम गुलाल बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलाशी यहां पाए जाने वाले पलाश फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। प्लासी का युद्ध। When अलीवर्दी खान died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब of बंगाल। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर who would willingly give trade concessions and other privileges. कंपनी को सिराजुद्दौला के ताकत का डर था और कंपनी एक ऐसे पपेट रूलर को नवाब बनाना चाहती थी जो कंपनी के इशारों पे चले और कंपनी को कंसेशंस दे और दूसरे प्रिविलेजेस दे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। So it tried, though without success, to help one of सिराजुद्दौला's rivals become the नवाब। कंपनी ने कोशिश भी किया था कि सिराजुद्दौला के राइवल को नवाब बना दिया जाए, लेकिन कंपनी इसमें कामयाब नहीं हो पाई। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी पॉलिटिकल मैटर्स में हस्तक्षेप करना बंद करे, किलेबंदी को रोक दे और रेवेन्यूज को ठीक से पे करे। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। आफ्टर negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. जब negotiations फेल हो गए सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में, तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों को लेकर कासिम बाजार के इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला कर दिया और वहां के इंग्लिश ऑफिशियल्स को बंदी बना लिया, वेयर हाउस पे ताला लगा दिया, अंग्रेजों से हथियार छीन लिए और कंपनी के जहाजों को भी रोक दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया,
अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. फिर सिराजुद्दौला कलकत्ता के तरफ कंपनी के किले पर कब्जा करने के लिए चल दिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. जब कंपनी के मद्रास के अधिकारियों को खबर मिली कि कलकत्ता हाथ से निकल गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना मद्रास से कलकत्ता के लिए रवाना हुई। इस सेना की मदद करने के लिए नेवल फ्लीट भी मौजूद थी। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. सिराजुद्दौला के साथ नेगोशिएशंस भी हुए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaullah's commanders, never fought the battle. इस युद्ध में सिराजुद्दौला के हार जाने का वन ऑफ द मेन रीजन था उसका सेनापति मीर जाफर, जो युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। क्लाइव ने मीर जाफर को प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला को हरा के नवाब के पद से हटा दिया जाएगा और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वोन इन इंडिया। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज assassinated एंड मीर जाफर मेड दी नवाब। प्लासी का युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। वो बस मेनली व्यापार करना चाहती थी। कंपनी को बस चाहिए था व्यापार के बीच में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, खुली छूट हो व्यापार करने की। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. अगर व्यापार को फैलाने में स्थानीय शासक मदद करते, कंपनी जो चाहती शासक वही करते, तो कंपनी को जरूरत ही नहीं थी कि वो किसी टेरिटरी को एक्वायर करे। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था, तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। Soon, the company discovered that this was rather difficult. लेकिन जल्दी ही कंपनी को पता चल गया कि ऐसा होना बहुत मुश्किल था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। For even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. कंपनी जैसा चाहती
कठपुतली नवाब हमेशा वैसा नहीं करते। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आफ्टर ऑल, दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। कंपनी जैसा चाहती, नवाब वैसा नहीं करते, क्योंकि चाहे वे कठपुतली नवाब थे, मगर थे तो नवाब ही। उनकी अपनी डिग्निटी और सोवरेनिटी यानी उनका सम्मान था लोगों के बीच, अपनी संप्रभुता थी, तो लोगों के सामने दिखावा करना पड़ता था। तो नवाब कभी कभी कंपनी की बात नहीं मानते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। वॉट कुड दी कंपनी डू? तो फिर कंपनी क्या करती? वेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। कंपनी ने मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया था, बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफर कंपनी को पैसे देता था। उसके बंगाल में नवाब बनने के बाद बंगाल में खूब लूट मची, अंग्रेजों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन था तो वो नवाब ही। उसको लगा कि नाम के नवाब बने हैं, ताकत तो कुछ भी नहीं है, तो उसने अंग्रेजों को पैसा देने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. फिर मीर कासिम ने भी विरोध किया अंग्रेजों का। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद मीर कासिम को बंगाल से भगा दिया गया और मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। दी नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। नवाब को 5 लाख रुपए पर मंथ कंपनी को देने पड़ते थे, बट इससे भी ज्यादा कंपनी डिमांड करती थी, ताकि उन पैसों का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जा सके, वॉर में यूज किया जा सके, उन पैसों का हथियार खरीदे जा सके, किलेबंदी की जा सके। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई, कंपनी का मूड बदलने लगा था। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। Having failed to work with puppet nawabs, Clive declared, "We must indeed become nawabs ourselves." कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए, कंपनी अभी तक व्यापार में इन्वॉल्व थी, मगर उसको अब लग रहा था कि पपेट नवाब से कुछ भी नहीं होगा, प्रशासन अपने हाथों में लेना होगा। ऐसा कंपनी के ऑफिशियल्स इसलिए सोच रहे थे क्योंकि ये और ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। फाइनली इन 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने मुगल एम्परर से 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। इसका मतलब था कि अब कंपनी बंगाल से राजस्व की वसूली कर पाएगी। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. बंगाल की दीवानी प्राप्त होने से कंपनी को बंगाल की वास्ट रेवेन्यू पे नियंत्रण प्राप्त हो गया। अब कंपनी दबा के पैसे प्राप्त कर सकती थी और उन पैसों को डिफरेंट यूज में लगा सकती थी। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। पहले कंपनी को जो पैसा नहीं मिल रहा था या जो मिल भी रहा था लेकिन कंपनी को कम पड़ रहा था,
वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई, क्योंकि कंपनी अब खुद राजस्व वसूल कर पाएगी बंगाल से। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। देखिए, अब समझते हैं कि कंपनी व्यापार कैसे करती थी। स्टार्टिंग में कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी लाती थी, और जब कंपनी भारत से कोई वस्तु खरीदती थी तो सोने और चांदी के बदले खरीदती थी। लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। ऐसा कंपनी इसलिए करती थी क्योंकि ब्रिटेन में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसकी मांग भारत में हो। इस वजह से कंपनी को सोने और चांदी के बदले सामान खरीदना होता था भारत से। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी ने कठपुतली नवाब को गद्दी पे बैठाया तो कंपनी को नवाब से पैसा प्राप्त हुआ। तो उस पैसे से अब वे भारत से वस्तु खरीदते और यूरोप में ले जाके बेचते। पैसा ज्यादा नहीं मिलता था तो थोड़ी बहुत वस्तु खरीद पाते थे, बाकी सोने और चांदी से खरीदते थे। इस वजह से उन्हें सोना और चांदी भी कम मंगवाना पड़ता था ब्रिटेन से। लेकिन 1765 में बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अब पूरे राजस्व का नियंत्रण उनके हाथ में था, और वे उस पूरे पैसों का इस्तेमाल करते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उस प्राप्त पैसे से भारत से वस्तु खरीद के यूरोप में बेचते थे। तो इस वजह से सोना चांदी यूरोप से मंगवाना उन्होंने बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कंपनी यहीं से प्राप्त पैसे से यहीं की वस्तुएं खरीदते थे और बाहर बेचते थे। हमें कितना लॉस हो रहा था उस टाइम। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. इन राजस्व में मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल खरीदने में लगाती। कंपनी की सेना को मेंटेन करने में इन पैसों का इस्तेमाल करती थी। कलकत्ता में जो ऑफिसेज बनाने होते थे, किलेबंदी करनी होती थी, वो भी इन पैसों से करती थी कंपनी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। इस इमेज में लेडन हॉल स्ट्रीट पे ईस्ट इंडिया हाउस का एक जनरल कोर्ट रूम दिखाया गया है। The Court of Proprietors of the East India Company had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London. लंदन के लेडन हॉल स्ट्रीट में ईस्ट इंडिया हाउस में ईस्ट इंडिया कंपनी की मीटिंग होती थी। उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स बैठते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ देयर मीटिंग्स इन प्रोग्रेस। ये ऐसी ही एक सभा का चित्र है। ये रहा वो इमेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। वॉट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब बनने का क्या मतलब था? इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड ऑथोरिटी, बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स। देखिए, नवाब बनने का मतलब होता है पावर मिलना, ऑथोरिटी मिलना। तो अगर कंपनी के अधिकारियों के पास पावर और ऑथोरिटी होती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास पावर और ऑथोरिटी है। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे।
Each company servant began to have visions of living like नवाब्स। नवाबों के पास ताकत और सत्ता होती थी, तो अब कंपनी के हर कर्मचारी नवाब बनने का सपना देख रहे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल के जो एक्चुअल नवाब्स थे, मतलब मीर जाफर, उनको फोर्स किया गया था कि वे कंपनी को जमीन और पैसा दे, कंपनी के अधिकारियों को गिफ्ट्स दे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्च्यून इन इंडिया। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। वो 1743 में इंग्लैंड से मद्रास में आया था एज क्लर्क। उसकी उम्र 18 साल थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4 लाख पाउंड। देखिए, जब वो 1767 में भारत छोड़ा तो उसका वर्थ 4 लाख पाउंड था। 1767 में जब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहां उसकी दौलत 4 लाख पाउंड के बराबर थी। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया कि आप करप्शन रिमूव कीजिए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से, और 1772 में उसी पे करप्शन के चार्जेस लगे और उसे सफाई देनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. कंपनी के सारे अफसर क्लाइव जैसा पैसा नहीं बना पाए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. बहुत सारे लोग बीमार पड़ने की वजह से और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में मारे गए, और सबको करप्ट कहना भी उचित नहीं है। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. बहुत से लोग साधारण बैकग्राउंड से आए थे। वे ठीक ठाक पैसा कमा के वापस इंग्लैंड जाके आराम से रहना चाहते थे। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। They were called nabobs, an anglicized version of the Indian word nawab. जो बहुत ज्यादा धन दौलत यहां से कमा के वापस लौटे, उनको नबोब्स बुला गया। नबोब शब्द नवाब का ही एंग्लिसाइज्ड वर्ड है। उन्हें वहां के लोग नबोब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed
और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर जो केस चला, वो इसलिए नहीं चला कि अंग्रेजों को भारतीय लोगों से कोई हमदर्दी थी, बल्कि इसलिए चला कि कोई इतना पैसे कैसे कमा लिया, हम क्यों नहीं कमा पाए। वैसे ही नाटक और कार्टूनों में भी मजाक इसी वजह से उड़ाया जाता था। तो फ्रेंड्स, हमारा पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका पार्ट 2 कवर कराऊंगा। उसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।